चलिए आज हम देखते हैं क्लास 12th के परमाणु एक चैप्टर है जिसको हम देखेंगे। आराम से देखते जाना नाभिक कहता देखते किसी भी परमाणु या अणु के संपूर्ण द्रव्यमान जहाँ संचित रहता है उसी को क्या बोलते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है एटॉमिक मास यूनिट जो है कार्बन 12 का एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान के मात्रक कहते हैं। इसे एएमयू से सूचित किया जाता है। एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ देखेंगे ध्यान देंगे एक एएमयू में 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो होती है इतना होती है। इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो सोल्व करके आएगा कि एक एएमयू बराबर जो आ रही है इतना वैल्यू, एक एएमयू का मान इतना होता है। अब ध्यान से देखेंगे, इतना सा बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए अब क्या है जो ध्यान दोगे यहाँ पे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.0072 एएमयू और एक एएमयू में कितना हम देखे थे 1.66 गुने 10⁻27 kg। तो इतना एएमयू में कितना होता है उतना एक में। अब अगर कोई वस्तु एक में दिया हुआ रहे और मान लो कि जितना भी काउंट करना हो तो उतना से हम गुना कर देंगे तो गुना कर जाएगा। यानी न्यूट्रॉन का, अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे तो देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो 1.00866 है ना, तो इतना होता है। इसको फिर इसमें भी उतना ही से गुना कर देंगे, एक एमयू से गुना करेंगे तो टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। सॉरी। अब ध्यान देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना एमयू, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान देना, इससे ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो देखो ध्यान से क्या है जो, अब देखिए नाभिक की संरचना। नाभिक में 2 मूल कण होते हैं। देखिए धनावेशित कण को प्रोटॉन बोलते हैं और उदासीन और अनावेशी कण जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। धनावेशित कण प्रोटॉन, उदासीन कण होता है जो कुछ होता है न्यूट्रॉन। दो नाभिक में होता है। न्यूक्लियन किसका था, धनावेशित कण प्रोटॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉन दोनों ही सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। किसी भी परमाणु के में नाभिक में के प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या के बराबर होती है। अगर कोई भी परमाणु है उस परमाणु के प्रोटॉन की संख्या उसके किसके बराबर होगी, परमाणु संख्या के बराबर होगी। न्यूट्रॉन अनावेशित कण होते हैं जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये देखिए नाभिक के प्रतीक जेड, ये एक्स है, यहाँ जेड होगी, यहाँ ए होगा। अब ध्यान देना कि ए जेड जो है परमाणु क्रमांक होते हैं और ए जो है तत्व का परमाणु जो क्या है, ए क्या है उसको परमाणु द्रव्यमान होता है। एक्स है रासायनिक जो कोई तत्व है उसका प्रतीक होती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, फिर से एक बार देखते हैं। एक्स कोई तत्व का प्रतीक है, ए द्रव्यमान हुआ, ए परमाणु क्रमांक हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है न्यूक्लियन की कुल संख्या होता है। न्यूक्लियन की संख्या ए जो हो जाएगी प्रोटॉन प्लस किसके बराबर होगा, जो आगे देखिए बताया होगा न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन प्लस किसके, न्यूट्रॉन के। देखिए ध्यान से P प्लस एन है ना, और जेड प्लस एन भी हो सकती है। न्यूक्लियन ए से सूचित किया जाता है। देखिए ए बराबर P प्लस एन या ए बराबर जेड प्लस एन, कहीं कि P बराबर क्या होता है, ई होता है, इसलिए ए बराबर एन ई प्लस एन हो जाएगा। अगर मान लो क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का देखिए ध्यान देना, एक क्लोरीन एक तत्व है जिसमें देखिए जेड बराबर P बराबर 17 हो गई, ए बराबर 35 है, ई बराबर 17 है। तो ए बराबर ई प्लस एन, तो हम यहाँ से न्यूक्लियन की संख्या 18 हो जाएगी। इसमें न्यूक्लियन ज्ञात करके बताएंगे आप। देखिए यहाँ निकाला हुआ है, P बराबर कितना 8 हो गया है, ए बराबर 16 हो गई, ई बराबर 8 हो गए, तो P प्लस एन करके आप निकाल लेंगे, है ना। तो ध्यान देंगे इसी प्रकार से आपको निकाल लेंगे। आगे चलिए देखिए यहाँ निकाल दिया गया है। अब ध्यान से देखो निकाला हुआ है। देखिए यहाँ ए की वैल्यू धरे, ई के वैल्यू 8 था और एन का मान निकालना था, तो ये प्लस था, इधर माइनस करके हमने निकाले।
देखिए न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चडवी ने किया था। उसने पोलोनियम से उत्सर्जित अल्फा कणों को बेरिलियम धातु पर टकरा दिया। बेरिलियम धातु को भेद कर निकलने वाली किरणों को पैराफिन मोम के टुकड़े पर गिराया था और फिर उच्च गति के अनावेशित कण उत्सर्जित हुआ, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। चैडविक ने इस कण को न्यूट्रॉन नाम दिया। चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कण को बौछार पर होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार से दर्शाया है। देख लीजिए अभिक्रिया ध्यान से। न्यूट्रॉन का गुण, न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, अतः यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होती है। नाभिक को उदासीन न्यूट्रॉन स्थायी होता है। नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो अस्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर मुक्त अवस्था में अस्थायी नहीं हो रह सकता। यह बीटा कण इलेक्ट्रॉन तथा अन्य न्यूट्रॉन के उत्सर्जित के प्रोटॉन में बदल जाता है। देखिए यहाँ सूत्र दिया हुआ। तीव्रगामी न्यूट्रॉन को कुछ पदार्थ द्वारा धीमी किया जा सकता है, जिसे मंदक। जैसे न्यूट्रॉन की गति को कुछ पदार्थ द्वारा अगर हम धीमा करते हैं उसे मंदक कहते हैं। मंदक रूप में गर्म जल लेते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं, पैराफिन मोम ले सकते हैं, इत्यादि ले सकते हैं। न्यूट्रॉन अनावेशित रहित होने पर के कारण गैस का आयनीकरण नहीं कर पाता है। चूंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, इसलिए उसको आयनीकरण गैस का आयनीकरण नहीं करता। न्यूट्रॉन का भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है। उदासीन होने के कारण यह परमाणु के नाभिक द्वारा न आकर्षित न प्रतिकर्षण। चूंकि उदासीन कण है, न तो उसमें प्लस चार्ज है न ही माइनस चार्ज है, न प्लस चार्ज होगा न माइनस चार्ज, जिसके कारण न तो इसमें अट्रैक्शन होगी न रिपल्सन होगी। इसलिए परमाणु को गहराई तक भेजा जा सकता है। इसलिए इस प्रकार से परमाणु को हम पूरी गहराई तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन का उपयोग। न्यूट्रॉन अनेक पदार्थों के कृत्रिम रेडियो एक्टिवता तल लिए न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। नाभिक विखंडन में तापीय न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का रोग को चिकित्सा में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल संचरण के अध्ययन में तापीय ऊर्जा में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तापीय ऊर्जा, जब न्यूट्रॉन को किसी मंदक से गुजारते हैं तो मंदक से उपस्थित अणु को टकराने पर अपनी ऊर्जा अणु को स्थानांतरित कर देता है तथा इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। कुछ समय पश्चात दोनों ही समान ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इससे तब न्यूट्रॉन मंदक को तापीय सम या जाता है। इन न्यूट्रॉनों की तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। देखिए कोई भी दो मॉलिक्यूल है, क्या कहता है, आपस में टकराएगी। ये मॉलिक्यूल था, यहाँ आकर आपस में टकरा गया। अब क्या करता है कि टकराने के बाद जो इसकी एनर्जी था ये ट्रांसफ़र हो जाती है इसमें, और इसमें ट्रांसफ़र होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का जो एनर्जी होती है क्या होती है, बराबर हो जाती है। तापीय न्यूट्रॉन औसत गति, देखिए तापीय न्यूट्रॉन का औसत गति 0.025 होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाल जो होता है 2.20 मीटर पर सेकेंड होती है। नाभिक का वर्गीकरण, परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A के आधार पर Z और A के आधार पर नाभिकों को वर्गीकरण निम्नलिखित 3 वर्गों में किया गया। एक को क्या बोलते हैं, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक बोलते हैं, आइसोटोप्स, समभारिक आइसोबार, समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन। देखिए समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के वे परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन और की संख्या समान हो। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी न्यूक्लियॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। बोल सकते हैं किसकी, क्या चीज़, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न हो, सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। देखिए सब में 1 1 1 1 है, लेकिन न्यूक्लियॉन कितना है, एक हाइड्रोजन के एक ऊपर 2 ये 3, तो इसमें न्यूक्लियॉन की संख्या निकालोगे तो पहला के तो नहीं 2, इस पहले दूसरा का 1 हो जाएगा, इसका 3 में से 2 घटाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगी, 1 घटाएंगे तो इसको देखो सब में क्रमांक परमाणु क्रमांक सेम है
लेकिन परमाणु द्रव्यमान में अंतर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक सेम मगर द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहेंगे। आई होप की समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, समभारिक वे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान, न्यूक्लियन कहने का मतलब परमाणु द्रव्यमान, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, वो समभारिक कहलाते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा तो इसको समभारिक बोलेंगे। जैसे देखिए, ऊपर वाला भार है, द्रव्यमान सेम है, लेकिन क्रमांक संख्या 1 का 6 1 का 7 है। और ऑक्सीजन का देखिए, इसमें इसको देखो ध्यान से, तो जब अलग अलग हो तो उसको समभारिक बोलेंगे। सम न्यूट्रॉनिक, वैसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। न्यूट्रॉन की संख्या समान, सम न्यूट्रॉन के। इससे परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। देखो यहाँ देख लीजिए, सब में भिन्न भिन्न है। अब न्यूट्रॉन की निकालोगे तो 3 - 1 करोगे तो 2 आएगी, 4 - 2 करोगे तो 2 कितना आएगा, 2 आएगी। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या समान आया ना, तो इसलिए सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। नाभिक आकार, नाभिक आकार का प्रायोगिक निर्धारण परमाणु के की नाभिक पर रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को परमाणु द्वारा किया गया है। विभिन्न प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक को आकार द्रव्यमान संख्या A समानुपाती होती है। चूंकि नाभिक में लगभग गोलाकार होता है, अतः नाभिक के आयतन इसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। नाभिक का त्रिज्या r जो होती है, आयतन कुछ गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ और इस समानुपाती है। 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए r³ जो हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ सभी नाभिक के लिए नियतांक है तथा इसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होगा। यहाँ से दिया एक फॉर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, यानी या एक फॉर्मी भी बोल सकते हैं हम। अर्थात नाभिक का आकार हल्के नाभिक से बड़ी होती है, अर्थात भारी नाभिक का आकार हल्के नाभिक से भारी, तो बात सही है। नाभिक का घनत्व, किसी नाभिक को इकाई आयतन का द्रव्यमान नाभिक का घनत्व कहलाता है। कोई भी नाभिक है उसके इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होगा वही नाभिक का आकार होगी। घनत्व, नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन। यहाँ से देख लीजिए, नाभिक का द्रव्यमान ऊपर होगी, नाभिक का आयतन नीचे हो गया, दोनों को निकाल लीजिए तो रो बराबर कितना निकल गया, इतना। द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा उसके द्रव्यमान के कारण ही होता है, अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में निम्न संबंध है, E बराबर mc²। E आइंस्टीन ने बताया था कि E बराबर जो होता है mc² होता है। C का मान जो है प्रकाश का वेग है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, प्रकाश का वेग का मान 3 × 10⁸ है। उपयुक्त समीकरण को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E बराबर mc² है, mc², इसको द्रव्यमान समीकरण बोलते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। 1 mu का तुल्य ऊर्जा जो होता है, 1 mu में जो इतना देखे थे, 1 mu का मान इतना था। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा जो है, देखिए ध्यान से, इसको हम सोल्व करेंगे हैं, टोटल का कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके कितना आएगी ऊर्जा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियो एक्टिव, किसी पदार्थ से विकिरणों को नियंत्रित उत्सर्जित की प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं तथा ऐसी पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, मान लो हमेशा क्या कर रहा है, विकिरण को उत्सर्जित कर रहा है। जब विकिरण को उत्सर्जित करेगा तो इसको रेडियो एक्टिविटा कहते हैं, और इस पदार्थ का जो नाम होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। देखिए, रदरफोर्ड का एक्टिव, जैसे अल्फा किरण का प्रकार किया था, देखो
ध्यान देना। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव किरणों का विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। रदरफोर्ड जो है पहले तो विद्युत क्षेत्र से गुजारे, फिर चुंबकीय क्षेत्र से गुजारे। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ का सिरों को मोटा दीवार वाला बॉक्स में रखा, एक मोटे दीवार वाला एक तरह से बॉक्स में रखा। बॉक्स में बने एक छिद्र से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें को दो प्लेटों के मध्य लगे विद्युत क्षेत्र से गुजारा। और दो प्लेट को लगे मध्य लगे विद्युत क्षेत्र से क्या किया, इसको गुजारा। उसके बाद इन चुंबकीय क्षेत्र से गुजारना। ऐसे करने से उन्होंने पाया कि रेडियो एक्टिव किरणें 3 भागों में बढ़ता है। रेडियो एक्टिव 3 किरणें जो 3 भाग, जो किरणें ऋणात्मक प्लेट को ओर मुड़ता है, जो किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं उन पर धनावेशित होता है, तथा जिन्हें अल्फा कण या अल्फा किरण कहते हैं। देखिए यहाँ से देखना है, 2 प्लेट, एक धनावेशित प्लेट, एक ऋणावेशित प्लेट। अब ध्यान दोगे, यहाँ से जाएगी किरण। अब धनावेशित करने की ओर जाने का मतलब है कि इस पर ऋण आवेश होगी तब तो धन पे जा रही है, यानी प्लस माइनस वाला प्लस की ओर तभी जाएगा जब इस पे क्या होगी, माइनस आवेश होगी। तो माइनस वाला यहाँ प्लस पे चला गया, और ये प्लस होगा तो कहाँ जाएगी, माइनस प्लेट पे जाएगा। और जिस पे कोई आवेशित नहीं होता है वो क्या होता है, सीधे दम निकलने चल जाता है। तो ये कहता है कि जो किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ती है जाती है उन पर धनावेशित होता है, तथा जिन्हें अल्फा किरण कहते हैं। जो किरण ऋण प्लेट की ओर मुड़ते हैं उन्हें ऋणावेशित कहते हैं। बताया ना कि यहाँ से ऋण की ओर जाएगी तो इस पे प्लस हो गए किरणें होता है, तो इन्हें बीटा किरण कहते हैं। जो किरण अचलित यानी सीधे चला जाता है उस गामा किरण कहते हैं। अल्फा किरणों के गुण। किसी रेडियो नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन इस रूप में किया जाता है। अल्फा एक हीलियम नाभिक के समान होती है जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों से बना होता है। अल्फा कणों को धनावेशित +2 होती है, +2 चार्ज होती है अल्फा कण का। या तो इसे करके +2 चार्ज दे दो या +2e चार्ज दिखा देना, ठीक है ना। अल्फा कणों का वेग इतना से इतना होती है। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने का कारण है कि इस पर कौन सा चार्ज है, अल्फा किरण पर। अल्फा पर माइनस चार्ज होती है जो कि प्लस की ओर चली जाती है। आगे देखोगे ध्यान से, देखिए अल्फा पदार्थ जिसे बेरेनियम, प्लूटोनोसाइन, जिंक सल्फेट आदि में प्रदीप्त करते हैं। अल्फा का भेदन क्षमता बहुत कम होती है। यह एल्युमिनियम के मोटे केवल 0.1 mm की मोटाई तक को प्रवेश रोक सकता है। अल्फा कण को विरामा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होती है। जब अल्फा कण किसी गैस से गुजारते हैं तो उसका आयनीकरण कर देता है, और अल्फा कण का इतना के आयन के बराबर होती है। अल्फा कण किसी पदार्थ पर गिरने पर उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है, ये त्वचा को सुलझा सकती है। अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करता है। या बीटा कण का गुण। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन बीटा कण वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है जिस पर इतना ऋण आवेश होता है तथा इतना द्रव्यमान होता है। बीटा कणों का गुण 2.9 × 10 मीटर/सेकेंड होती है। बीटा कण विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। बीटा कण प्लूटोनोसाइड या जिंक से पदार्थ को प्रदीप उत्पन्न करती है। बीटा कण आयनीकरण क्षमता अल्फा कण के आयनीकरण क्षमता से 1/100 गुना होता है, अर्थात आयनीकरण क्षमता अल्फा कण से कम होती है। बीटा कण का भेदन क्षमता अल्फा कण से भेदन क्षमता से एक एल्युमिनियम को 1 सेंटीमीटर तक भेद कर पार कर जाती है। बीटा कण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। ये थी बीटा कण के गुण। चलिए अब हम देखेंगे बीटा कण के गुण देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बीटा कण का गुण क्या है। उच्च गलनांक वाले धातु को डालने पर एक्स किरण या एक्स रे उत्पन्न करता है, बीटा कण का गुण। गामा किरण का गुण, ये गामा किरण का गुण। गामा किरण विद्युत चुम्बकीय किरणों को उत्सर्जन पैकेट होता है। बाय गामा किरण फोटोन की ऊर्जा का बहुत अधिकतम मेगा इलेक्ट्रॉन फोटो की होती है।
गामा किरण आवेश रहित होता है तथा यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अपक्षेप रहती है। गामा किरण निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करता है। गामा किरण का आनीकरण क्षमता बीटा किरण का आनीकरण क्षमता से लगभग 1/100 गुना होता है। किसी रेडियो एक्टिव परमाणु से गामा किरण का उत्सर्जन इस रूप में होती है। गामा किरण का भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है। इनकी भेदन क्षमता बीटा कणों से 100 गुना अधिक होता है। गामा किरण फोटोग्राफी प्लेट को बीटा कणों तथा अल्फा कणों की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। भेदन क्षमता गामा कण, बीटा कण और अल्फा कण। आयनीकरण क्षमता देखो, गामा कण के भेदन क्षमता ज़्यादा होता है बीटा कण से और अल्फा कण से। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा कण की होगी और उसके बाद बीटा कण की होगी, उसके बाद अल्फा कण की। लेकिन वहीं उल्टी हो जाती है, आयनीकरण क्षमता अल्फा कण की ज़्यादा होती है, फिर बीटा, फिर गामा कण। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। रेडियो एक्टिव क्षय यानी विघटन का नियंत्रण प्रक्रिया है तथा यह बाहरी परिस्थिति जैसे दाब, ताप आदि से अप्रभावित रहता है। ये रेडियो एक्टिव में जो प्रक्रिया होती है उसको बाहरी इफेक्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि बाहर मौसम से, ताप, दाब, ये सब से कोई उस पर प्रभावित करने वाला नहीं होता। किसी अल्फा कण का उत्सर्जन से रेडियो एक्टिव तत्व क्षय होता है तो अपवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे आ जाती है। देखो, अगर क्षय होती है तो आवर्त सारणी में कितना स्थान पीछे आ जाती है? 2 स्थान पीछे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव का दिखाया हुआ है, ध्यान देख लेंगे एक बार, समझ में आ जाएगा। जब किसी अल्फा कण को उत्सर्जन रेडियो सक्रिय तत्व के क्षय से होता है तो आवर्त सारणी में आगे बढ़ जाता है, और रेडियो एक्टिव से क्षय से होगा तो आवर्त सारणी में आगे चला जाता है। जब गामा कण का उत्सर्जन से रेडियो एक्टिव का क्षय होता है तो आवर्त सारणी अपवर्तित। गामा से कोई परिवर्तन नहीं, अल्फा से 2 पीछे, और जब बीटा से होगी तो आगे बढ़ जाएगी, और गामा से होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी रेडियो पदार्थ का विघटन दर पदार्थ के आच्छादित रहता है, परमाणु की संख्या के समानुपाती होता है, या रेडियो एक्टिव का नियम विघटन नियम कहलाता है। क्षय नियम का गणितीय रूप में देखते हैं। माना कि टी समय पर 0 पर होती है तो वह रेडियो एक्टिव पदार्थ सेम रह जाती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, परमाणु की संख्या n0 टी समय के पश्चात n रह जाता है, तो जैसे टी समय के बाद जो भी टाइम होगा dt हो गया होगा, तो यहाँ से उसमें परिवर्तन, टाइम में परिवर्तन dt। अब परमाणु में कितने की परिवर्तन होगा? dn की। तो परमाणु क्षय विघटन होने का दर dn/dt। रदरफोर्ड व सोडी के अनुसार -d/dt प्रोपोर्शनल टू n होती है, या dn/dt n लैम्ब्डा नियतांक है जिससे नियतांक विघटन कहते हैं। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के साथ सक्रिय परमाणु की संख्या घटती जा रही है और लैम्ब्डा का मान दिए गए पदार्थ के लिए नियत रहता है, परंतु भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न होता है। dn/λ/dt दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो ये निकलती है। यहाँ समाकलन नियतांक है t = 0, n = n0, log n0 बराबर तो यहाँ से हो जाएगी log n/a। सी का मान रखने पर यहाँ से सी का जो सी मान निकला उस समीकरण में धर दोगे यहाँ पे एक में, तो देखो तो सी का मान यहाँ धर दिए तो ये log, यह तो पहले से था, यहाँ log c हो जाएगी। तो रेडियो का क्षय नियतांक का यही फॉर्मूला है, n -λ/dt। यह समीकरण चारघातीय क्षय समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि n का मान समय के साथ तेजी से और बाद में धीरे धीरे घटती है। जैसे पहले तो अचानक घट जाती है, फिर धीरे धीरे घटती है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयित्व होने की अनंत सीमा होती है, वो कभी हमेशा होते रहता है, इसकी सीमा कोई नियत नहीं है, अनंत सीमा है इसकी। देखिए, क्षय या विघटन नियतांक।
हम जानते हैं कि n बराबर n नोट माइनस लेमडा टी है। जब t का मान t बराबर 1/लेमडा धर देते हैं, यहाँ से लेमडा खत्म हो जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। अब देखिए -1 पावर तो उसको नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा, तो n बराबर n नोट बट्टा ई हो जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को आधे परमाणु को विघटित होने में जो समय लगता है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कहलाता है। इसे देखिए, यहाँ से देखा हुआ है फार्मूला, तो ऊपर ही लिखा लेते हैं। पदार्थ की अर्ध आयु t, अगर t समय t बराबर t है पर, तो n बराबर आधा कितना हो जाएगा, n नोट हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ आधा हो जाएगी। देखो n नोट हो आधा हो गया तो t कैपिटल T हो गई। अब n यहाँ से n से नोट खत्म हो जाएगा तो बचा 1/2 e के पावर माइनस लेमडा t बराबर 2, और इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगी। चेक करोगे इधर तिरछा, अरे यार 1/2 है ना, इक्वल टू e के पावर माइनस लेमडा t है। इसको नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगी वैल्यू, और इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा ना ये वैल्यू प्लस। दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं तो लॉग लेंगे तो लॉगरिथम लगाए तो क्या हो गई, e2 के पावर इतना, यहाँ से t बराबर निकल गई बोला। देखो जो कहता ऊपर है जो बचे हुए परमाणु की संख्या है, और इधर से अर्ध आयु दिखाया, समय दिया n अर्ध आयु काल को पश्चात अर्थात t बराबर nt शेष परमाणु की संख्या है। कहता किसी, यहाँ से फार्मूला देख लेंगे, किसी रेडियो पदार्थ की मध्य या औसत आयु, किसी सक्रिय पदार्थ के मध्य या औसत आयु उसके सभी परमाणु, देख लो बात को समझना, सभी परमाणु के आयु का योग में कुल परमाणु की संख्या से भाग दी जाए तो उसे आयु से प्राप्त औसत आयु कहते हैं। टी एवरेज सभी परमाणु के आयु बटा कुल आयु की संख्या। मान लें कि इस प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर किसी रेडियो एक्टिव तत्व का n नोट परमाणु है तथा t समय पश्चात परमाणु की संख्या n रह जाती है। यदि अल्प dt में परमाणु की संख्या विघटित हो जाती है तभी तो dn आयु का योग हो जाता है। आयु का योग dn t dn। प्रत्येक रेडियो एक्टिव आयु शून्य से कहाँ तक, अनंत तक हो सकती है। अतः समस्त सक्रिय परमाणु का आयु कुल का योग देखिए, यहाँ से टोटल बराबर ये 0 से कहाँ तक, अनंत तक जा रही है ना, और टी डी एन मध्य आयु डी टी बराबर टोटल बटा नंबर, तो यहाँ से एन बराबर तो योग टोटल ये है बटा एन नोट। यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू ये हो जाएगी, टी एवरेज बराबर निकल गया। ये 4 अंक से यहाँ से वैल्यू निकाल दें। टी एवरेज बराबर, यहाँ से देखो टी एवरेज, तो टी एवरेज यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ से वैल्यू निकाला जाए। किसी रेडियो तत्व का परमाणु संख्या औसत आयु उसके 6 नियतांक के लेमडा के बराबर होता है। तो टी बराबर 0 पॉइंट इतना के बस कर दिए, लेमडा बराबर इतना कर दिए, तो टी एवरेज बराबर बटा लेमडा, यहाँ से वैल्यू निकल गई। सक्रियता, किसी रेडियो एक्टिव तत्व में एकांक समय क्षय होने वाली नाभिक की संख्या को उस तत्व का क्षय दर या सक्रियता कहलाता है। सक्रियता डी एन बटा डी टी बराबर एन, यहाँ से ए बराबर ए निकल गया। एक क्यूरी में इतना सेकंड के विघटन होती है, एक रदरफोर्ड में 10⁻⁶ के विघटन पर सेकेंड, और एक विक्रम में। नाभिक विकर्ण, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। नाभिक को श्रृंखला अभिक्रिया जब इतना न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक न्यूरोनियम नाभिक के 2 इतना में टूट जाती है। ये लास्ट है, देख लीजिए कैसे कैसे टूटती है, विघटन कैसे होती है, सब दिखाया हुआ है। जो है 3 न्यूट्रॉन और ऊर्जा में उत्सर्जित होता है। जैसे ये है, इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की तो क्रिप्टॉन जी, और यहाँ से बेरियम, और एक यूरेनियम से टूटती है, एक यूरेनियम, फिर यूरेनियम से लगातार प्रक्रिया होती रहता है, इस तरह से टूट जाती है।